नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जगदीप डूडी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, सर्वोत्तम डिफेंस एकेडमी सीकर। हमारे द्वारा चलाई गई ये लाइव क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। कंटेंट पार्ट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी फायदा हो सके। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था एक्सीलरेशंस। काइनेमेटिक्स में अपन वेग, चाल, दूरी, विस्थापन और त्वरण की बात कर चुके हैं। अब अपन उनसे रिलेटेड कुछ ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। ग्राफ कैसे बनते हैं, उनके स्लोप्स क्या होंगे, उन्हीं के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं ग्राफ थ्योरी के टर्म्स में। अपन ने तीन चीजें पढ़ी थी, विस्थापन, वेग और समय। विस्थापन और वेग को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे दूरी आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास चाल आ जाएगी। दूरी, चाल और उसके केस में त्वरण नहीं बनेगा। तो ध्यान देना, जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट आपको विस्थापन, वेग और त्वरण से संबंधित ही होते हैं। यहाँ पर देखिए, इस पूरी फॉर्मुलेशंस को समझ लीजिए, लगभग सारी चीजें आपके पास इस चैप्टर की क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले विस्थापन से अपन वेग पे कैसे जा सकते हैं, dx अपॉन dt। मतलब मैं विस्थापन का अवकलन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। ओके, वेग का अवकलन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। मतलब जब मैं आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूं, आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, तो मुझे अवकलन करना और अवकलन करते मुझे दूसरी क्वांटिटी मिल जाएगी। यहाँ पे क्या मिला, dx अपॉन dt, यहाँ पे dv अपॉन dt। बट जानना यह जरूरी है कि किसके बराबर है, किसी भी बिंदु पर उस रेखा की ढाल के बराबर है। स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। किसी भी दिए गए बिंदु पर उस लाइन का ढाल कितना होगा, उसके अवकलज गुणांक के रूप में व्यक्त होता है। तो कितना बनेगा, dx अपॉन dt, ये ढाल या स्लोप को व्यक्त करेगा। dv अपॉन dt, ये भी ढाल या स्लोप को व्यक्त करेगा। अब आप कहोगे सर ये ढाल क्या होता है। अरे इधर देख बच्चा, ढाल का सॉल्यूशन भी इधर है। आजकल कोरोना चल रहा है, वैसे ही ढाल, वो वाली ढाल भी काम में ले सकते हो जो कोरोना से बचाव के लिए काम में है। तो ये भी अपनी एग्जाम से नेगेटिव मार्किंग से बचाव की एक ढाल है, ये मान लीजिए। तो ढाल स्लोप क्या बनेगा आपके पास, किस रूप में व्यक्त होता है, टेन थीटा के रूप में। क्योंकि आपको जो फॉर्मुलेशंस मिलती है ऑलमोस्ट आपको थीटा के रूप में फॉर्मुलेशंस मिलती है। मान लीजिए कोई लाइन इस तरीके से है, ये थीटा है, तो इस लाइन का जो स्लोप बनेगा, जो ढाल बनेगा, वो किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के इक्वल होगा। और अपन को पता है टेन थीटा का मान कितना होता है आपके पास। टेन को जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे आधार। तो ये वाली फॉर्मुलेशंस y की वैल्यू है, ये फॉर्मुलेशन किसकी है, अक्ष की। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, y के दो अलग अलग मान के रूप में लिख सकते हैं। ये तो क्या फॉर्मुलेशन मिलेगी, y2 और ये y1, ये किधर मिलेगा, x1 और ये x2। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको डेल y अपॉन डेल x के रूप में लिख सकते हैं, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो यही मैंने लिखा है, टेन थीटा को कितना हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये किसके इक्वल हो गया, dy अपॉन dx या फिर डेल y अपॉन डेल x। मतलब जब समय का फलन दे रखा होगा तब तो ये काम में ले लेंगे, और संख्यात्मक मान के रूप में दे रखा होगा तब ये वाली फॉर्मुलेशंस अपन यूज कर लेंगे। अब इस चीज में अपने काम का क्या, सिर्फ इतना सा है अपने काम का कि यदि थीटा बड़ा है तो स्लोप बड़ा होगा, थीटा अत्यल्प है, छोटा है, तो स्लोप भी क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि टेन थीटा आपके पास कैसा होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक बढ़ते हुए फलन का मान है। यदि कोई भी फलन आपके पास बढ़ता हुआ है, इसका मतलब थीटा के साथ साथ वो बढ़ेगा। और भी कुछ नहीं याद आता, अरे टेन के मान याद कर लो, टेन जीरो कितना होता था, इक्वल टू जीरो। उसके बाद में टेन 30 डिग्री कितना होता था आपके पास, 1/√3। टेन 45 डिग्री कितना होता था, 1। टेन 60 डिग्री कितना होता था, √3। टेन 90 डिग्री आपके पास कितना होता था, अनंत के रूप में। तो मान धीरे धीरे क्या हो रहे हैं आपके पास, बढ़ रहे हैं। इसका मतलब टेन थीटा अपने आप में क्या है, वर्धमान फलन है, बढ़ता हुआ फलन है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा भाई साहब, इसका मान बढ़ेगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, यदि इसका मान बढ़ रहा है, इसका मतलब स्लोप भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, ये थीटा था। अब यदि जैसे इसी चीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूं, तो पहली फॉर्मुलेशंस में आपने क्या देखा कि थीटा का जो मान आपने कैलकुलेट किया वो ये वाली फॉर्मुलेशंस थी। ये वाला आपने कैलकुलेट किया, ये θ1 था। दूसरा आपने ये लिया, ये आपके पास θ2 आ गया। तीसरा आपने ये लिया, ये आपके पास θ3 आ गया। θ1, θ2, θ3 में क्या रिलेशन है बेटा जी,
ये जो एक्स के साथ कोण बना रहा है θ1 सबसे छोटा है, फिर θ2, फिर θ3। जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं थीटा का मान बढ़ते जा रहा है, तो कोई बात नहीं जी, tan θ1 tan θ2 tan θ3। इसका मतलब जो स्लोप बनेगा इसका स्लोप मैक्सिमम होगा, इसका स्लोप उससे कम और इसका स्लोप सबसे कम होगा। तो जैसे जैसे अपन एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे, ये कौन सा आपके पास एक्स एक्सिस और ये कौन सा वाई एक्सिस, तो जैसे जैसे अपन एक्स एक्सिस से घूम के किधर जाएंगे वाई एक्सिस की तरफ, तो फॉर्मुलेशंस क्या बन जाएगी, स्लोप का मान बढ़ता चला जाएगा। ये पता है थीटा बड़ा कौन सा θ3, तो उसका स्लोप भी बड़ा, थीटा छोटा अल्फ तो आपके पास स्लोप भी अल्फ होगा, तो θ1 के रेस्पेक्ट में। तो ये तो थी आपके पास बेसिक फॉर्मुलेशंस इसकी। दूसरी मैं बात करना चाहूं कि चलिए मैं चलते चलते मैं विस्थापन से चला, फिर वेग आ गया, फिर त्वरण आ गया, वापस भी तो आना बेटा जी, लौट के बुद्धू घर को तो आना ही पड़ेगा। तो क्या फॉर्मुलेशंस बनेगी, त्वरण से वापस आया तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन। सर आप तो गणित पढ़ाने लग गए बेटा, गणित भी पढ़ाएंगे, अभी कुछ दिन और रुकिए, गणित के लेक्चर्स भी आने वाले हैं। थीटा अवकलन का उल्टा समाकलन, बिल्कुल समाकलन करेंगे किसका, त्वरण का, किसके रेस्पेक्ट में, समय के रेस्पेक्ट में। क्या मिलेगा, उसका उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल किसको बताएगा बेटा जी, वेग को बताएगा। इसी प्रकार वेग से विस्थापन पे आऊंगा तो समाकलन किसका करूंगा, वेग का समय के साथ, तो उस पूरे वेग के ग्राफ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, विस्थापन के बराबर होगा। जब अपन त्वरण से लेकर वेग की तरफ आ रहे थे तो अपने पास क्या हो रहा था, समाकलन, वो किसके रूप में व्यक्त हो रहा था, क्षेत्रफल के रूप में। इसी तरीके से वेग से विस्थापन पे आ रहे थे तो भी समाकलन हो रहा था, वो भी क्षेत्रफल के रूप में व्यक्त हो रहा था। इसका मतलब क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करना है, एरिया अंडर द कर्व, मतलब उस आकृति से घेरा गया क्षेत्रफल अपन को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो अपन त्वरण से वेग पे आ रहे हैं, तो मैंने पहले त्वरण का समय के साथ ग्राफ बनाया। यदि इस तरीके का ग्राफ दे रखो और आपको यहाँ से वेग पूछा जाता है, तो वेग का मान किसके बराबर होगा, इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, वो आप अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग यादें रखना है। जैसे कि ये वाला आपके पास इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ था, यहाँ से यहाँ तक आपको कोई ना कोई ए का मान दे रखा होगा। जैसे मैंने ए बराबर 10 सेकंड माना, इसी प्रकार यहाँ पे ए बराबर 10 माना, क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर मैंने माना 10 सेकंड और यहाँ पर मैंने माना इसका मान 5 सेकंड। यहां से यहां तक देखिए ए का मान किसके साथ, समय के साथ बढ़ता जा रहा है, फिर ए का मान नियत हो गया। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, ए का मान नियत। ये जब अपन ग्राफ को कंक्लूड करेंगे तो इससे आपके पास फॉर्मुलेटिंग होके आ जाएगा। चलिए ये फॉर्मुलेशंस, अब इसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको क्या कर दूं, दो अलग अलग भागों में विभाजित कर दूं। एक तो आपको क्या बन गया, पहला क्षेत्रफल दूसरा क्षेत्रफल। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और दूसरा आपके पास यदि बराबर नहीं है तो क्या फॉर्मुलेशन आयत, यदि बराबर होते तो अपन वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मुलेशन लगा देते। एरिया ऑफ द स्क्वायर और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और एरिया ऑफ द ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में अपन इसको कैलकुलेट कर लेते। वो आगे अपन एक एग्जांपल लेंगे, उसमें अपन इन सारी चीजों को क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैं वेग से विस्थापन पे आता हूं तो अगेन मुझे क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। इसका मतलब इस बार आपको ग्राफ किसमें, वेग और समय के बीच में दिया हुआ है। यहां से यहां तक आप देखें तो वेग का मान बढ़ रहा है, यहाँ पर वेग कैसा आपके पास धनात्मक है, और यहाँ से यहाँ तक वेग का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब उसका स्लोप क्या हो गया, ऋणात्मक। तो यहाँ पर यदि मेरे को समय का मान दिया होता t बराबर 5 सेकंड, t बराबर 10 सेकंड, और इधर वेग का मान दे दिया आपके पास 10 मीटर प्रति सेकंड, तो त्वरण विस्थापन का मान कितना होगा, तो यहाँ पर जो विस्थापन होगा वो किसके बराबर होगा, इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। और ये क्षेत्रफल कितना होगा आपके पास, पहली आकृति का क्षेत्रफल और दूसरी आकृति का क्षेत्रफल, दोनों क्या है आपके पास, त्रिभुज। या फिर आप डायरेक्ट ये फॉर्मुलेशंस भी यूज कर सकते हैं, 0 से 10 के बीच में 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई लगाकर इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, वो क्या आ जाएगा आपके पास, विस्थापन। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जब आप विस्थापन से चल के वेग पे जाते हैं, अवकलन कर दीजिए, वेग से त्वरण पे जाते हैं, अवकलन कर दीजिए, मतलब स्लोप ऑफ लाइन को कैलकुलेट करना है। और जब आप उल्टा आते हैं, कहां से, त्वरण से लेकर वेग पर आते हैं, तो एरिया अंडर द कर्व समाकलन के रूप में, और जब आप वेग से वापस विस्थापन पर आते हैं तो फिर से एरिया अंडर द कर्व आपके पास समाकलन के रूप में परिभाषित होता है। ये तो रहा इसका आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन। अब अपन बात करते हैं कि ये फॉर्मुलेट होके ग्राफ किस किस तरीके के पॉसिबल्स हैं, उनको अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे विस्थापन और समय ग्राफ की।
पहला ग्राफ अपन कौन सा लेंगे, विस्थापन समय ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखिए क्या फॉर्मुलेशंस बनेगी, अपन बात कर रहे हैं विस्थापन समय ग्राफ की। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका मतलब आपके पास एक एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होगा और दूसरी एक्सिस पे टाइम होगा। अब इस चीज को रटने की जरूरत नहीं है, कैसा भी हो बेटा जी, थोड़ा सा घुमाएंगे तो वापस वही फॉर्मुलेशन आ जाएगी। चलिए बात करते हैं फॉर्मुलेशंस किस किस तरीके के आपके पास यहाँ पे ग्राफ बन सकते हैं। सबसे पहली चीज आप इससे कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, पहला आप इससे विस्थापन का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी फॉर्मुलेशंस आप इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं, वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी त्वरण के बारे में सिर्फ आप ये बता सकते हैं कि यह पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा या फिर कांस्टेंट होगा। इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते, इसके मान ज्ञात नहीं कर सकते। मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, वेग समय ग्राफ की फॉर्मुलेशन में इसको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ द ग्राफ की। वेग समय ग्राफ की बात करूं तो कुछ फॉर्मुलेशन जो मैं डायरेक्टली आपके सामने बना रहा हूं, एक एक करते हुए डिस्कस करके चलेंगे। यहां पर आपके पास विस्थापन समय ग्राफ, इधर विस्थापन और इधर आपके पास समय है। दूसरे ग्राफ की मैं बात करना चाहूं तो आपके पास कुछ इस तरीके की फॉर्मुलेशंस में आपके पास ग्राफ संभव है। ये आपके पास विस्थापन और ये आपके पास समय है, दो ये फॉर्मुलेशंस है। आगे भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले पास ग्राफ किस रूप में, एक्स एक्स के समांतर। इस ग्राफ को थ्योरेटिकल लैंग्वेज में यह भी पूछा जा सकता है कि ये क्या आपके पास एक्स एक्सिस के समांतर है। ये वाला आप देखें तो ये किस एक्सिस के समांतर है, वाई एक्सिस के समांतर है। या फिर आपको दूसरे रूप में यह भी बोला जा सकता है कि ये आपके पास समय एक्स के समांतर कोई ग्राफ है, ये आपके पास विस्थापन एक्स के समांतर कोई ग्राफ है। तो इसमें आपके पास विस्थापन कितना होगा, वेग कितना होगा, त्वरण कितना होगा। त्वरण का मान तो अपन ज्ञात नहीं कर सकते फॉर्मुलेशंस को। सबसे पहले देखिए विस्थापन की बात करें, इसका मतलब t इक्वल टू 0। यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर विस्थापन का कोई ना कोई मान था, इस मान को मैंने लिखा x0। उसके बाद में जब मैं चलते चलते आया किस पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर, तब भी विस्थापन का मान कितना है बेटा जी, उतना ही आपके पास किस रूप में, x0 के रूप में। इसी तरीके से टाइम का मान कितना भी बढ़ते जाओ, आपके पास x का मान क्या बन रहा है, वही बन रहा है। इसका मतलब इस फॉर्मुलेशंस को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपके पास x जो है वो क्या है, नियत है। x आपके पास क्या फॉर्मुलेशन में है, कांस्टेंट फॉर्मुलेशंस में है। यदि x नियत है तो यहाँ पर देखो आपके पास वेग जो होता था वो क्या बनता था, dx अपॉन dt, और किसी भी नियत का अवकलन करोगे तो कितना आएगा, 0। दूसरी फॉर्मुलेशन, यदि इसको थीटा के रूप में समझे तो थीटा का मान x अक्ष से बनाया गया कोण x अक्ष के समांतर है 0, तो फिर tan 0 आपके पास कितना होगा, इट इज इक्वल टू 0 इक्वल टू v। तो वेग का मान कितना होगा, 0। अब वेग 0 है तो त्वरण का मान भी बेटा जी कितना होगा, 0, क्योंकि 0 का अवकलन भी आपके पास कितना होगा, 0 के रूप में ही परिभाषित होगा। ये तो रहा अपना पहला ग्राफ। अपन बढ़ते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ, जिसमें अपन ने क्या किया, विस्थापन और समय के बीच में विस्थापन अक्ष के समांतर आपने ग्राफ लिया है या वाई अक्ष के समांतर आपने ग्राफ लिया है। ये जो विस्थापन अक्ष है इसके साथ फॉर्मुलेशन कैसी बनेगी, यहाँ पर देखिए t इक्वल टू 0 सेकंड्स की बात करूं, t इक्वल टू 5 सेकंड्स की बात करूं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ तक से यहाँ तक मतलब x की वैल्यू t इक्वल टू 5 पर 0 है, t इक्वल टू 0 पर भी 0 थी। समय का मान तो बढ़ रहा है पर विस्थापन का मान नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब वस्तु किस स्थिति में होगी, v इक्वल टू 0 होगा, और वस्तु किस में होगी, आपके पास से विराम अवस्था में है। वस्तु किस में, विराम अवस्था में। दोनों में ही v की वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास 0 आ रही है। फॉर्मुलेशंस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब समय का मान जो है वो आपके पास क्या है, बढ़ रहा है। समय का मान आप कितना भी, जैसे t इक्वल टू 5, यहाँ पर आपने x को नियत किया था, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसको नियत कर दिया, और ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये क्या बनती जा रही है, कांस्टेंट है। इसका मतलब t की वैल्यू आपके पास वही फॉर्मुलेशन से आप विस्थापन की मान को क्या करते चलेंगे, आगे बढ़ाते चलेंगे। और यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में देखें तो थीटा कितना बेटा जी, 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री है तो फॉर्मुलेशंस tan 90 आपके पास कितना होगा, अनंत होगा। इसका मतलब इसका वेग आपके पास किस फॉर्मुलेशंस में होगा, वेग इक्वल टू अनंत, जो कि आपके पास संभव नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है ग्राफ देकर कि निम्न में से कौन सी स्थिति संभव नहीं है।
तो ये वाली स्थिति आपके पास कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि समय तो उतना ही रहे और विस्थापन का मान बढ़ता चला जाए। मतलब 2 सेकंड पर मैं यहाँ हूँ और 2 सेकंड पर ही मैं क्या हूँ, दूसरी जगह 10 किलोमीटर दूरी पे हूँ। यह प्रैक्टिकलिटी में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब फॉर्मुलेशन क्या बनी आपके पास, यहाँ पर वेग का मान कितना आ गया अनंत, यहाँ पर वेग का मान कितना था 0, इधर थीटा 0, इधर थीटा क्या आ गया 90। चलिए कुछ अगले और ग्राफ्स की बात करते हैं, किस तरीके के ग्राफ्स आपके पास बने सकते हैं। तीसरे ग्राफ की अपन बात करें तो फॉर्मुलेशंस कैसी बनेगी, अगेन वही फॉर्मुलेशंस, ये तो आपके पास समय एक्सिस है, ये आपके पास विस्थापन एक्सिस है। मान लीजिए कुछ इस तरीके की फॉर्मुलेशंस आपको दी गई है। अब इसी के दो अन्य रूप हैं जिनको मैं एक साथ लेकर चल रहा हूँ, कुछ इस तरीके का, ये आपके पास टाइम एक्सिस है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, तो ये माइनस एक्स एक्सिस हो गया। एक ग्राफ आपको इस रूप में दिया हुआ है, दूसरा ग्राफ आपको इस रूप में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है, ये जो वैल्यू है ये आपके पास एक्स नॉट की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये आपके पास माइनस एक्स नॉट की वैल्यू है। यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये थीटा बन रहा है, यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये आपके पास थीटा के रूप में परिभाषित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, लेस देन 90 बन रही है, और यहाँ पर थीटा का दूसरा कितना भी मानो ये क्या आपके पास कांस्टेंट है। तो थीटा की वैल्यू जब तक आपके पास टेन थीटा लेस देन 90 है, तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर कितना होगा वेग, और जब थीटा कांस्टेंट है तो इसका मान भी क्या होगा आपके पास नियत होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब यहाँ पर वेग का मान क्या हो गया, नियत हो गया। और यदि वेग नियत हो गया इसका मतलब a इक्वल टू dv अपॉन dt, वेग का अवकलन नियतांक का अवकलन करेंगे तो कितना हो गया 0, तो त्वरण का मान कितना हो गया 0। यदि मैं टेन थीटा की बात करूं तो मान कैसा आता है पॉजिटिव, इसका मतलब वेग का मान यहाँ पे कितना होगा आपके पास है धनात्मक होगा। तो वेग का मान आपके पास किस रूप में परिभाषित हो गया, धनात्मक के रूप में यहाँ पे आपके पास वेग का मान परिभाषित हो गया। तो यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट थी। थीटा की वैल्यू लेस देन 90 थी तो टेन थीटा की वैल्यू धनात्मक होगी, वेग धनात्मक होगा, थीटा कांस्टेंट है तो वेग भी नियत होगा, ए त्वरण, यदि वेग नियत है तो त्वरण का मान कितना होगा 0 होगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ इतना सा चेंज आया है कि इस ग्राफ को मैंने किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट किया है। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर उसमें पहले से कुछ विस्थापन था। जैसे मैं कहूं कि जब अपन ने गति प्रारंभ की या जब चलना स्टार्ट किया, एक कार पहले से 20 किलोमीटर आगे है, दूसरी 0 पे, तो पहली जो कार होगी उसका विस्थापन कितना 20 किलोमीटर, तो उसका ग्राफ यदि प्लॉट करें तो कुछ इस रूप में होगा। मैं कहूं कि तीसरी जो कार है, मान लीजिए ये कार आपके पास ए कार थी, ये कार बी कार थी और ये कार आपके पास सी कार थी। जो अपन जिस स्थिति की ए कार से भी 20 किलोमीटर पीछे है तो उसका विस्थापन क्या होगा, इस तरीके से ऋणात्मक में व्यक्त होगा। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि ग्राफ आएंगे तो किसके आएंगे, विस्थापन समय के आएंगे, दूरी वाले नहीं आएंगे, क्योंकि दूरी में तो सीधी सीधी कंडीशन बनती है, कोई नहीं पूछेगा आपको, विस्थापन के रूप में ही पूछा जाएगा। तो फॉर्मुलेशंस, इसका मतलब ये वाला मान कितना है, जब t इक्वल टू 0 था इसमें कुछ विस्थापन था, उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, इसका स्लोप बढ़ना स्टार्ट हो गया। वापस से आपने देखा थीटा की वैल्यू कितनी है, लेस देन 90, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम कहानी आएगी। यहाँ पर v का मान कैसा होगा आपके पास, v पॉजिटिव होगा, v धनात्मक होगा। v का मान क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट होगा, और v का मान कांस्टेंट होगा तो a की वैल्यू कितनी होगी 0। यहाँ पर देखिए आपके पास थीटा की वैल्यू बात कर रहा हूँ, थीटा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ मेजर्ड होगा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव में है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। v की फॉर्मुलेशंस को अपन लेके चलेंगे तो यहाँ पर भी v क्या होगा आपके पास धनात्मक होगा, v क्या होगा कांस्टेंट होगा, और a की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। जब तक लेस देन 0 है तब तक कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल फॉर्मुलेशंस आपके पास यही बनेगी। तो अब तो कुछ समझ में आ रहा है, ग्राफ ऐसे करवा दूंगा कि सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आप तो साथ बने रहिए। चलिए अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं। इसी ग्राफ को आपको किस फॉर्म में प्लॉट किया जा सकता है। नेक्स्ट ग्राफ की बात करूं तो कुछ इस तरीके की फॉर्मुलेशंस आपके पास बन रही है। ये वाला एंगल कितना बन रहा है थीटा, ये समय एक्सिस है और ये आपके पास विस्थापन एक्सिस है।
अब यहाँ पर देखो मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो मेरे पास फॉर्मुलेशंस कैसी कैसी बनेंगी। थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और जैसे ही थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया इसका मतलब टेन थीटा जो हो गया वो किस में चला गया, नेगेटिव। इसका मतलब वेग का मान जो है वो आपके पास कितना आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो यहाँ पर इसके यदि मैं स्लोप की बात करूं, इसके ढाल की बात करूं, तो वो कैसा हो गया आपके लिए, नेगेटिव हो गया। परंतु फिर भी थीटा का कोई ना कोई मान है, यहाँ से देखें तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, एक नियत आएगी। इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू वेग जो होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे नियत होगा। और यदि वेग आपके पास नियत है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर आपके पास v क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, v का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, v इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये तो रहे आपके पास सीधे सीधे, अभी तक कहीं भी आपके पास त्वरण का मान नहीं आया था। अब अपन उन ग्राफ्स की बात करते हैं जिनमें कहीं ना कहीं आपके पास त्वरण भी आएगा। तो चलिए अगले ग्राफ की तरफ अपन बढ़ते हैं जहाँ पे आपके पास त्वरण की वैल्यूज भी आएंगी। नेक्स्ट देखिए अपन नेक्स्ट टाइप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं। दो अदर फॉर्मुलेशन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कई तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अपनी हेल्प करती हैं। यहाँ पर अपन ने टाइम एक्सिस लिया, यहाँ पर अपन ने विस्थापन डिस्प्लेसमेंट लिया, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट और ये आपके पास टाइम की फॉर्मुलेशंस में। तो देखिए मैं फर्स्ट ग्राफ की बात करूं तो फर्स्ट ग्राफ धीरे धीरे इस तरीके से एक स्लोपी रूप में बढ़ रहा है। फॉर्मुलेशन यदि मैं कैलकुलेट करना चाहूं, मैंने दो बिंदु लिए, बिंदु ए और बी, मैंने दो पॉइंट्स को कंसीडर किया। इस पॉइंट पर अपन को पहले भी पता है किसी भी ग्राफ का स्लोप जो होगा वो किस रूप में होगा, उस पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, उस स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा वही आपके पास क्या होगा, उस पर्टिकुलर बिंदु पर स्लोप के रूप में परिभाषित होगा। तो मैंने ए बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची, बी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची, उनका एक्स एक्सिस के समांतर रेखा खींच के θ1 और θ2 के रेस्पेक्ट में देखा। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से आपको क्या मिल रहा है, कौन से की वैल्यू आपके पास ग्रेटर है, θ2 की वैल्यू ग्रेटर है किससे, θ1। मतलब ये फॉर्मुलेशन ये एक्स एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे आपके पास थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो थीटा आपके पास ग्रेटर है तो इसका मतलब आपके पास tan θ2 भी क्या होगा, ग्रेटर होगा tan θ1 से। क्यों, क्योंकि अपन पहले ही देख चुके हैं बेटा जी tan थीटा कैसा है, वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा tan थीटा भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये फॉर्मुलेशन tan थीटा किसको बता रहा है, v2 को। v2 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, v1 से। और v2 आपके पास ग्रेटर देन है v1 से, तो a की फॉर्मुलेशन क्या रहती है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब v2 माइनस v1, v2 ग्रेटर है, दैट्स वाई a आपके पास क्या होगा, यहाँ पे धनात्मक होगा, a नियत नहीं होगा, a की कोई ना कोई वैल्यू होगी। v आपके पास क्या फॉर्मुलेशन हो रही है, वेग बढ़ रहा है, मतलब v2 ग्रेटर देन क्या होगा, v1 से। इसका मतलब कंक्लूड करके आप क्या लिखोगे कि वेग का मान बढ़ रहा है, वेग का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब त्वरण कैसा है, धनात्मक। तो ये ग्राफ जब भी देगा तब आपको ध्यान देना, वेग नहीं पूछेगा, त्वरण नहीं पूछेगा, कि पूछ लेगा निम्न में से कौन सा ग्राफ त्वरित गति को या फिर मंदित गति को व्यक्त कर रहा है। त्वरण को ही जो अपन ऋणात्मक मान की बात करेंगे तो अपन मंदन के रूप में परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पे त्वरण कैसा है, धनात्मक। चलिए अगले ग्राफ पे आते हैं। अगले ग्राफ की फॉर्मुलेशंस कैसी बन रही है, θ1 एंड θ2। फिर से मैंने वही दो बिंदु लिए, दो पॉइंट लिए ए और बी, दोनों पर अपन ने क्या कैलकुलेट किया, फॉर्मुलेशंस को कैलकुलेट करने की कोशिश की। फॉर्मुलेशंस देखो तो क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये आपके पास θ2 है, यहाँ पर θ1 ग्रेटर देन है θ2। मतलब कोई भी ग्राफ का कब यदि इस तरीके से ढाल ले रहा है, इसका मतलब क्या फॉर्मुलेशन बन गई, θ1 ग्रेटर देन θ2। कोण का मान क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, कोण का मान धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब tan θ1 जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, tan θ2 से। कोण कम हो रहा है तो उसका स्लोप ढाल भी क्या होता चला जाएगा, कम। मतलब फॉर्मुलेशंस v1 ग्रेटर देन v2, और यदि v1 ग्रेटर देन v2 है तो a का मान कितना होगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। बड़े में से छोटे, छोटे में से बड़े वाला घटाएंगे तो a का मान कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। जो आपके पास त्वरण होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक। और इस ऋणात्मक त्वरण को अपन क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। इसको तो एक्सीलरेशन, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दे देगा कि एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड
के वेग से चल रही थी, उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो उसकी गति किस प्रकार की हुई? मंदित गति हुई। वेग कम हो रहा है तो मंदन होगा, वेग बढ़ रहा है तो त्वरण होगा समय अंतराल के साथ। तभी अपन जब बात करते हैं चाल की और त्वरण की, तो आपके पास एक समान चाल की भी बात आती है, परिवर्तित चाल की भी बात आती है, एक समान त्वरण की भी बात आती है, परिवर्तित त्वरण की भी बात आती है। पिछली जो फॉर्मुलेशंस देखी थी वहां पर यदि आपके पास समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान है तो आपका क्या होगा? त्वरण क्या होगा? एक समान होगा। यदि समान समय अंतराल में त्वरण में परिवर्तन अलग अलग हो रहा है तो वो गति त्वरित गति होगी। जैसे ये दोनों गति है, ये दोनों गति किसका उदाहरण है आपके पास? त्वरित गति का उदाहरण है। अब ये जो त्वरित गति बन रही है, एक बार तो आपके पास त्वरित बन रही है, एक बार मंदित गति बन रही है। इसको अपन मंदित गति के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ये मंदित का उदाहरण और ये किसका उदाहरण है? त्वरित का उदाहरण है। यहाँ पर अब आपको ध्यान क्या रखना है? सीधा सा ये ध्यान रखो बेटा जी, इसको मैं इस प्रकार से यदि पूरा बना दूं तो क्या बन रहा है? एक कटोरा बन रहा है। तो जब आप कटोरा यो लेके खड़े हो तो वो इंक्रीजिंग के रूप में होगा। इंक्रीजिंग के रूप में मतलब त्वरण का मान धनात्मक है, बढ़ रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा चौराहे पे खड़े होकर भीख मांगी, बट जब अपन कटोरे को इस तरीके से रख रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पात्र को, तो उसमें कुछ फिलअप किया जा सकता है, इसका मतलब धनात्मक होगा। जब आपने उसको घुमा के ये उल्टा कर दिया तब उसमें से जो था वो भी गिर गया, इसका मतलब उसकी वैल्यू ऋणात्मक हो गई। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? आपके पास मंदन या रिटार्डेशन के रूप में हो गया, और एक्सीलरेशन का मान क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। सेम फॉर्मुलेशंस सिर्फ और सिर्फ आपके पास वेग की भी मैं बात करूंगा, वेग समय ग्राफ, तो वहां पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। सेम पैटर्न बनेगा, सिर्फ और सिर्फ विस्थापन की जगह पे क्या आ जाएगा? वेग आ जाएगा। वहां पर जो स्लोप होगा वो टेन थीटा किसके एक्सीलरेशन के रूप में व्यक्त होगा। तो वहां पर भी क्या फॉर्मुलेशंस बनेगी? जो ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन थे वो सारे वही बनेंगे, और बाकी फॉर्मुलेशन से किस तरीके की बनती है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेंगे ताकि और अच्छे से अपने पास ये चीजें समझ में आ जाए। ये वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छे लग रहे हैं तो निश्चित रूप से इनको शेयर करें, लाइक करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ। थैंक यू।